हेलो एवरीवन, वेलकम टू विलास एकेडमी। आज का जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का, वो डेरिवेशन बेस रहेगा। इसके पहले जो टॉपिक हमने कवर किए थे उसमें थोड़ी थोड़ी थ्योरी पार्ट था, लेकिन आज का जो टॉपिक है इसमें आपके डेरिवेशंस आएंगे। तो डेरिवेशन की शुरुआत करते सबसे पहले हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस से। थर्मोडायनामिक प्रोसेस से एग्जाम में आपको जो 4 प्रोसेस अभी हम पढ़ेंगे उसमें से आपको कोई ना कोई एक प्रोसेस ज़रूर मिल जाएगी। अगर प्रोसेस नहीं भी मिलती है तो डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स में ज़रूर कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें अलग अलग प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस से। अब सवाल ये होता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस किसे बोलना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको डिफाइन कर देना। तो हम बोलेंगे द प्रोसेस in which temperature remain constant। ऐसे प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। दैट इज चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। चलिए, अगर टेम्परेचर 0 होता है तो इसका क्या इफेक्ट होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। तो पहले हम लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। चलिए याद करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। इसमें से जब हमने पढ़े थे U के साइन कन्वेंशन, तो एक चीज हमने कहा था कि इंटरनल एनर्जी मींस U, ये जो डिपेंड करती है कहीं ना कहीं टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। बट हम लिखेंगे एज डेल्टा T इज इक्वल टू 0, सो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा U इज ऑल्सो 0। क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो इसी का मतलब क्या हुआ, देयरफॉर Q इज इक्वल टू मुझे कितना मिलता है, W। अब हमको क्या करना है, इस वर्क डन की वैल्यू निकालना है, और यही वर्क डन की वैल्यू हम इक्वेट कर देंगे Q के साथ, मतलब हीट एनर्जी सप्लाइड के साथ। तो दोनों की वैल्यू एक ही मिल जाएगी। अब वर्क डन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम लिख लेते हैं, वी हैव। चलिए, वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा इसके पहले, इंटीग्रेशन P इंटू डी विद द लिमिट V1 टू V2। V1 से V2 क्या बोला है, क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना, आपका वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज होगा, आपका चेंज कौन नहीं होगा, टेम्परेचर। इसलिए चेंज इन टेम्परेचर हमने 0 कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते। सिंस PV इज इक्वल टू कितना होता है, nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन होता है, तो यहां से P निकाल लीजिए। तो P इज इक्वल टू कितना, nRT अपॉन V। N को कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, ओनली द वेरिएबल इज वॉल्यूम। अब इसको डालिए इक्वेशन में, तो देयरफॉर W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2। अब P था यहाँ पर, तो P की जगह कितना लगाएंगे, nRT अपॉन V इंटू dV। रख दी वैल्यू। ये देखिए, जो पहला हमारा इक्वेशन आया था, P की जगह हमने ये वैल्यू को पुट अप कर दिया। अब क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म उसे उसको बाहर निकालते, उसका इंटीग्रेशन नहीं लिया जा सकता, तो इंटीग्रेशन 1/v इंटू dV विद द लिमिट V1 टू V2। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन लेना है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना मिलता है, वो होता है log E। log E लिख सकते हैं या ln भी लिख सकते हो, ठीक है, नेचुरल लॉग। तो log E ऑफ V विद द लिमिट V1 टू V2 होता है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर मुझे log E को कन्वर्ट करना है log 10 में, तो उसके लिए जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगता है वो होता है 2.303। अगर ये फैक्टर अगर आप लगाते हो तो log E की वैल्यू log 10 में कन्वर्ट हो जाती है और बनता है nRT log to the base 10 V2 by V1।
तो ये बनता है हमारा फाइनल फॉर्मूला वर्क डन का। ठीक है, तो आपको ये न्यूमेरिकल में जरूर मिल सकता है, अगर थ्योरी में नहीं भी पूछे तो न्यूमेरिकल में चांसेस बनते। वर्क डन आ गया तो इससे क्या निकल जाएगा, Q भी निकल जाएगा। सो W इज इक्वल टू Q, तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू 2.303 इंटू nRT log टू द बेस 10, क्या मिला यहाँ पर, V2 बाय V1। तो ये मिलता है फाइनल फॉर्मूला। सो 2 to 3 मार्क्स के लिए डिपेंड ऑन द एग्जामिनर कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बनता है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में पहला, जो कि होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एकदम छोटा सा टॉपिक है, आराम से आपको याद हो जाएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस क्या होगा? आइसोबेरिक प्रोसेस तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर मीन्स डेल्टा पी कितना हुआ, 0। इसका पीवी डायग्राम अगर मैं निकालता हूं तो कुछ ऐसा बनेगा, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम। प्रेशर चेंज नहीं हुआ बट वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, तो आप यहां लिखोगे V1, यहां लिखते हैं V2, और A से B आप प्रोसेस को लेके जा रहे हो। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, उसी को बोलते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस। अब आइसोबेरिक प्रोसेस में हमको क्या निकालना है, अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पूरा लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट मत यूज करिए। क्या होता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। इस बार कोई टर्म आपकी जीरो नहीं बन रही है, तो आपको अगर Q निकालना है तो आपको वर्क डन और डेल्टा U दोनों की वैल्यू निकालना है। तो गिव इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिंस वी हैव, देखिए वर्क डन का फॉर्मूला कितना पढ़े हमने, P इंटू डी वी, दैट इज P, dV को क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1। ठीक है, बट PV इज इक्वल टू कितना होता है, तो बोलना है nRT, PV इज इक्वल टू nRT। तो देयरफॉर PV1 इज इक्वल टू nRT1 एंड PV2 इज इक्वल टू nRT2। क्यों, बाकी n और r हमारे क्या हो रहे, कांस्टेंट हो जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, r जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट हो गए। तो अब 2 - 1 कर लीजिए यहाँ पर, तो कितना मिलता है, देयरफॉर PV2 माइनस PV1, PV2 माइनस PV1 दैट इज इक्वल टू nRT2 माइनस nRT1। यहाँ से P कॉमन, तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू nR कॉमन T2 माइनस T1। तो मुझे एक रिप्लेसमेंट मिल गया, प्रेशर और वॉल्यूम की जगह मिल गया nRT2 माइनस T1। सो वर्क डन इज इक्वल टू कितना मिलेगा, nRT2 माइनस T1। चलिए वर्क डन का एक इक्वेशन मिल गया, गिव इट इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 हम यूज कर चुके। अब आपका क्या काम क्या है, यहां से U की वैल्यू निकालना। चलिए, also we have, U की वैल्यू कैसे निकालोगे, U इज इक्वल टू n इंटू सी बी इंटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़े, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो हमने इसको उस टाइम पे डिकोड किया था, ये फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है, तो U इज इक्वल टू n इंटू सी बी, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, तो U इज इक्वल टू n इंटू सी बी, डेल्टा टी को हम लिखेंगे T2 माइनस T1। याद रखने का तरीका, अल्फाबेट्स में U और V साथ में आते हैं, इसलिए जहां U लगा वहां पर आप क्या लगाओगे, V, तो CV, CP नहीं लगाना। इन दोनों इक्वेशन को आप कहां डालोगे, यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 इन
इक्वेशन वन में पुट अप करोगे तो अब इक्वेशन वन देखिए, प्रीवियस स्लाइड में हमको मिल जाएगा Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो Q इज इक्वल टू व्हाट इज डेल्टा यू, N इंटू सी वी इंटू टी टू माइनस टी वन प्लस, अब क्या लगेगा, वर्क डन की वैल्यू एन आर टी टू माइनस टी वन। तो वर्क डन की वैल्यू एन आर टी टू माइनस टी वन। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, टी टू माइनस टी वन कॉमन है, साथ ही साथ में एन भी कॉमन है। तो ये इसको एन को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ लिखते टी टू माइनस टी वन। देखिए दोनों तरफ से मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, तो अंदर बचता है यहाँ पर सी वी और यहाँ बचता है आर। तो इतना यहाँ पर बचता है। अब आप यहाँ यूज करोगे फ्रॉम मेयर्स रिलेशन। क्या था मेयर्स रिलेशन, याद करिए, Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर था। Cp क्या है, वेयर Cp को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv क्या था, तो बोलिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, दोनों हमने यहां पर लिख देना ताकि हमारे मार्क्स ना कटे। तो Cp और Cv को बता दिया, तो देयरफॉर Cp इज इक्वल टू कितना मिला, Cv प्लस आर मिल जाएगा। चलिए चेक करिए, यहां पर Cv प्लस आर मिल गया, तो Cv प्लस आर की जगह क्या लिख सकते हैं, Cp। सो देयरफॉर Q इज इक्वल टू N इंटू Cp और T2 माइनस T1। तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू N इंटू Cp, क्या लिखेंगे, डेल्टा T। सो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर Q। अब क्या हो रहा है, ये जो एक्सप्रेशन आया, ये इक्वेशन और U के एक्सप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। देखिए U का एक्सप्रेशन U इंटू एन इंटू सी वी डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू एन इंटू सी पी डेल्टा टी। अब एग्जाम में क्या होता है, गड़बड़ हो जाएगी कि सी वी कहाँ था, सी पी कहाँ था। तो उसको याद रखने का एक सिंपल तरीका, अल्फ़ाबेट्स में पी क्यू साथ में होते हैं हमारे, अल्फ़ाबेट्स में U और V भी तो साथ में होते हैं। तो U जब भी लगेगा तो उसके साथ लगेगा V, Q अगर लगता है तो उसके साथ लगेगा P। तो मेरे ख्याल से अब कन्फ्यूजन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो Q जब आएगा तो यहाँ पर डेफिनेटली P आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू नया फॉर्मूला मिला N इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी, और यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है आइसोबेरिक प्रोसेस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। अभी तक जैसे बाकी प्रोसेस को हमने डिफाइन किए थे, तो चलो इसको भी पहले डिफाइन कर लेते हैं। क्या होगा, द प्रोसेस in which volume remain constant। ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, ऐसी को प्रोसेस को बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। दैट इज चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी कितना होता है, 0। अब देखिए वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, मान लीजिए ये गैस का वॉल्यूम है, चेंज करना मतलब क्या, आइदर इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, बट हमने कहा भाई जैसा है वैसे ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, गैस ना एक्सपांड हुई ना गैस कॉम्प्रेस हुई। अगर गैस एक्सपांड होती है तो वहां पे वर्क डन आता है, गैस कॉम्प्रेस होती है तब भी वर्क डन आता है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, एज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस, hence there is no work done by the system or on the system, on the, क्योंकि गैस को हमने क्या बोला था, सिस्टम बोला था। ठीक है, तो वहां पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वर्क डन आपका 0 रहेगा। तो नो वर्क डन। सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बोले क्या होता है,
Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, बट W इज इक्वल टू कितना हुआ 0, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U। अब Q इज इक्वल टू डेल्टा U मतलब देयरफॉर Q इज इक्वल टू, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दो डेल्टा U की, जो अभी हमने पढ़े थे, तो होता है N इंटू CV इंटू डेल्टा T। तो यहाँ पर देखो Q की वैल्यू बदल गई, Q की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन प्रोसेस भी तो चेंज हुई। अदरवाइज हमने क्या पढ़े थे, Q के लिए CP आता है, लेकिन प्रोसेस चेंज होने की वजह से Q की वैल्यू चेंज हो गई। और इसका एक बनाते PV डायग्राम। तो अब PV डायग्राम कैसे मिलेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये प्रेशर एक्सिस, ये वॉल्यूम एक्सिस, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो लाइन जो है वो स्ट्रेट रहेगी। तो सपोज करिए A है, ये B है, यहाँ पे वॉल्यूम एक ही है, ठीक है, लेकिन प्रेशर आपका वेरी कर रहा है। तो प्रेशर मान लो ये P1 और ये प्रेशर P2, तो ग्राफ जो है वो वर्टिकल आएगा, दैट इज अलोंग द प्रेशर एक्सिस, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। एंड दैट इज ऑल अबाउट दी आइसोकोरिक प्रोसेस, जो सबसे इजी प्रोसेस होती है, बट चांसेस भी उतनी ही कम रहते हैं आने के। नाउ मूविंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, एंड दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। मैक्सिमम चांसेस है आने के, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा केयरफुली पढ़ के जाना। नाउ एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। द प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये एक तरह का आइसोलेटेड प्रोसेस जैसी है, सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा, दैट इज डेल्टा Q 0, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, चलिए बोलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। अब इसका मतलब क्या होता है, देखें यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कंडीशन है, यहाँ लिख रहे हैं हम फर्स्ट नंबर पे, इफ वर्क डन इज पॉजिटिव, अगर वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है, दैट इज गैस एक्सपांड, गैस अगर एक्सपांड हो रही है तो जाहिर सी बात है वर्क डन पॉजिटिव होगा। इफ वर्क डन इज पॉजिटिव दैट इज गैस एक्सपांड, बट डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा U नेगेटिव मतलब यहां पे एनर्जी डिक्रीज हो रही है, दैट इज इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। होना क्या चाहिए था कि वर्क डन पॉजिटिव होने से इंटरनल एनर्जी बढ़ना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, उल्टा हो गया, तो डेल्टा U जो है वो नेगेटिव आ गया, क्योंकि ये मैंने पॉजिटिव ले लिया। और सेकेंड नंबर पे, इफ वर्क डन इज नेगेटिव, अगर मान लेते कि वर्क डन नेगेटिव है, सो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस W हो जाएगा। सो डेल्टा U कैसे आता है, पॉजिटिव, दैट इज इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजेस। वर्क डन नेगेटिव मतलब क्या हो रही है, गैस कॉम्प्रेस हो रही है, और गैस कॉम्प्रेस होने से होना ये चाहिए था कि इंटरनल एनर्जी आपकी डिक्रीज होना चाहिए था, बट क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। खैर अब जैसा इक्वेशन आया उसके हिसाब से हमने यहाँ पर नोट कर लिए। तो ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन, लेकिन यहाँ मुझे क्या निकालना है, वर्क डन का फॉर्मूला निकालना है अगेन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन के फॉर्मूले का एक डेरिवेशन करना है। वो डेरिवेशन कैसे करते, ध्यान दीजिए, ठीक है। फॉर
एन एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए? तो आप बोलना है पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये फॉर्मूला याद रखना है, वेयर गामा इज कॉल्ड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। ये गामा जो है वो हम पढ़ चुके हैं इसके पहले, वो चैप्टर था हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जहां पर हमने मोनोएटॉमिक डायटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू निकाली थी, बस ये वही है। तो इसको लिखेंगे देयरफॉर पीवी टू द पावर गामा, कॉन्स्टेंट की जगह में क्या लिखूंगा सी, तो P इज इक्वल टू कितना मिला C अपॉन V टू द पावर गामा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन मुझे मिल जाता है। अल्सो वर्क डन इज इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन P इंटू डी वी विद द लिमिट V1 टू V2। ये फॉर्मूला हमें पता है, बस यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए। सो देयरफॉर W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2, व्हाट इज P, C बाय V टू द पावर गामा इंटू डी बी। सी को बाहर ले लीजिए क्योंकि कॉन्स्टेंट में आ जाता है, तो W इज इक्वल टू सी बाहर इंटीग्रेशन V1 टू V2, V1 से V2, और क्या बचेगा 1 अपॉन V टू द पावर गामा इंटू डी बी। अब V टू द पावर गामा को ऊपर भेज दीजिए, सो इट विल बिकम V टू द पावर माइनस गामा इंटू डी बी, V1 टू V2। ठीक है, अब मुझे लेना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम उसमें 1 ऐड करते, जब भी इंटीग्रेशन लेना है, जैसे इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स तो होता है एक्स स्क्वायर, और उसी के पावर से उसको डिवाइड कर लेते। इंटीग्रेशन लेना है एक्स स्क्वायर का, इंटीग्रेशन लेना है मान लीजिए एक्स स्क्वायर का, तो 1 ऐड कर दो तो एक्स क्यूब, और उसी पावर से उसको डिवाइड कर देते। सो यहां पर भी v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा, और उसी के पावर से उसको डिवाइड कर दीजिए, माइनस गामा प्लस 1, और लिमिट v1 टू v2। अब क्या करना है, अब लिमिट्स पुटअप करना है, फाइनल माइनस इनिशियल या अपर माइनस लोअर, दैट इज इक्वल टू सी। चलिए अपर लिमिट कितना है v2 का पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस, अब लोअर लिमिट पुटअप करिए v1 माइनस गामा प्लस 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। अब क्या करोगे, c की वैल्यू को अंदर भेज दीजिए, तो c दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, c इंटू V2 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस c इंटू V1 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ c, ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग इक्वेशन 1, इसे हम बोल देते हैं, ठीक है, मुझे इसकी ज़रूरत है, इसको 2 बोल दो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 c क्या होता है, पी वी टू द पावर गामा होता है, ये देखिए c पी वी टू द पावर गामा, वैल्यूज पुटअप करिए। सो w इज इक्वल टू c के जगह पी वी टू द पावर गामा डाल दीजिए, और v2 एज इट इज रहेगा माइनस गामा प्लस 1। बट ये दोनों टर्म्स किससे जुड़े हैं, V2 से जुड़े हैं, इसलिए आप क्या करिए यहाँ पर P2 V2 कर दीजिए। ठीक है, आई बात ध्यान में। सेम यहाँ पर C की जगह PV टू द पावर गामा, और बाजू में कौन है V1, तो V1 माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, सॉरी वो थोड़ा सा, हाँ अब सही है। लेकिन ये दोनों टर्म्स V1 से जुड़े, इसलिए P1 V1 एंड होल टर्म। अब होल टर्म किससे डिवाइड करना है, माइनस गामा प्लस 1 या 1 माइनस गामा, आप इसको लिख सकते हो, पॉजिटिव नंबर पहले। चलिए अब क्या होता है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 8 स्टैंडर्ड का रूल हमको पता है, V टू द पावर गामा माइनस गामा प्लस 1 माइनस P1 V1 टू द पावर गामा माइनस गामा प्लस 1। अगेन यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो रही है, प्लस 1 एंड होल टर्म 1 माइनस गामा। चलिए अब जो टर्म कैंसिल होती है कैंसिल करिए, तो कितना मिला P2 V2
अब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा, एंड दैट इज ऑल अबाउट द W। ये आता है वर्क डन का एक फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्म भी एक बनता है यहाँ पर, अगले स्लाइड में देखते हैं हम। अल्सो PV इज इक्वल टू कितना होता है NRT, यही इक्वेशन बार बार हम यूज कर रहे, अब चेंज कर रहे इसी, तो P1 V1 इज इक्वल टू NR T1 एंड P2 V2 इज इक्वल टू कितना होगा NR T2। तो अब जो इक्वेशन मिला है यहाँ पर डाल दीजिए, P2 V2 माइनस P1 V1, तो P2 V2 के जगह NR T2 माइनस P1 V1 के जगह NR T1 अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, चलिए हो गया, कॉमन निकाल लीजिए टर्म को, तो NR T2 माइनस T1 1 माइनस गामा। तो ये आया वर्क डन का फॉर्मूला। सो अब यहां पर देखिए हमने एक वैल्यू पुटअप किए थे कि वर्क डन कितना होता है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी बट माइनस साइन के साथ में, तो आपको माइनस साइन पुटअप करना पड़ेगा, बट डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W, तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस, अब पूरी टर्म आप एज इट इज लिख सकते हो, अगर आपको चेंज नहीं करना है मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 माइनस गामा। ठीक है, तो ये होता है डेल्टा U का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने डेल्टा U यहाँ पर निकाल लिया, तो ये एक फॉर्म होता है, एक इसके पहले जो हमने पढ़े थे वो वाला फॉर्म होगा, तो दोनों में से अब बट कोशिश यही करना कि लास्ट तक आप लेके जाए ताकि मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट ना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस पूरे हैं। अगर आप बीच में रोक दोगे तो शायद हो सकता है आधा नंबर 1 नंबर यहाँ पर आपका डिडक्ट हो सके, तो आप उसको पूरा लेके जाइए और यहाँ पर टर्मिनेट करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और वो होता है हमारा टॉपिक सेकेंड, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। इसके पहले हमने पढ़े 0th लॉ, उसके बाद पढ़े हमने फर्स्ट लॉ, अब आता है बारी सेकेंड लॉ। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी अलग अलग उसके फॉर्म्स हैं, जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, या तो फिर इसी को बोलते हैं केल्विन या केल्विन स्टीफन स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, तो इसमें हम लिखेंगे दी वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड completely into heat energy, but heat energy cannot be converted completely into वर्क डन। देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये वाला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर आपके पास वर्क डन है तो जितना आप वर्क डन करोगे उतनी क्या जनरेट होती है, हीट। तो वर्क डन से जनरेट होती है हीट, कितना, तो हम बोल देंगे 100%। चलिए 100% जनरेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी अगर सिंगल सीट है तो वर्क डन उसके हिसाब से होगा, गाड़ी उतनी हीट होती है। आप डबल सीट गाड़ी चलाइए, वर्क डन ज़्यादा, हीट ज़्यादा। आप ट्रिपल सीट गाड़ी चलाइए, वर्क डन ज़्यादा, हीट ज़्यादा। तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेशियो हुआ। लेकिन क्या रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है, तो बोलते हैं नहीं, रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। मीन्स हीट कन्वर्ट तो होती है वर्क डन में बट नॉट 100%, नॉट 100%। ये इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि हीट कन्वर्ट तो होगी वर्क डन में बट मे बी 50%, 60% और 70% मैक्सिमम, बट 100% नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ एनर्जी का लॉस होता है।
तो वो एनर्जी कहाँ जाती है वो देखेंगे अगले वाले टॉपिक में। तो पहले इतना स्टेटमेंट समझ जाते। तो ये स्टेटमेंट में हमको समझ में आया कि वर्क डन कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में 100%, बट हीट एनर्जी कैनॉट बी कन्वर्टेड 100% इनटू वर्क डन। तो इसको बोलते हैं केल्विन स्टीफन स्टेटमेंट या फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए सेकेंड क्या होता है? सेकेंड फॉर्म और इसी को बोलते हैं क्लाउडियस स्टेटमेंट। क्लाउडियस स्टेटमेंट क्या बोलता है? इट इज नॉट पॉसिबल टू फ्लो ऑफ हीट एनर्जी from colder body to warmer body without any work done। देखिए बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है। उसके लिए एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर पानी को फ्लो कराना है, तो पानी को फ्लो हम नल में करते, टैप में करते, तो उसके लिए जो वाटर टैंक होता है वो प्लेस करते हैं हम टेरेस के ऊपर में। तो क्या होता है, एक लेवल यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो हाई हाइट से लो हाइट तक पानी आसानी से फ्लो कर लेता है, वाटर कैन फ्लो वेरी इजीली। बट ये तो हुआ हायर टू लोअर। बट हमको ये समझना है कि भाई वाटर टैंक में जब वाटर हम फ्लो करा रहे, वो कैसे करा रहे? वो तो हम नीचे से ऊपर करा रहे ना। तो नीचे से ऊपर कराने के लिए हमको क्या लगता है? एक्स्ट्रा मोटर पंप लगता है। तो वो मोटर पंप क्या करता है? नीचे से वाटर को फ्लो कराता है ऊपर तक। तो यहां पर आपको वर्क डन करना जरूरी हुआ। तो ये स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि अगर हीट फ्लो करना है तो हमारी बॉडी, मान लीजिए अभी टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर कम है, तो बॉडी में से आसानी से हीट फ्लो हो जाएगी। तो हायर टू लोअर तो आसानी से हो जाता है, लेकिन लोअर से अगर हायर जाना है तो उसके लिए आपको वर्क डन करना जरूरी है। तो यहां पर यही बोला, इट इज नॉट पॉसिबल टू फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू वार्मर बॉडी विदाउट एनी वर्क डन, मीन्स आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये दो फॉर्म होते हैं किसके? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। अब इस स्टेटमेंट को यूज करके हम क्या करते हैं? आने वाले टॉपिक को कनेक्ट कर देते। तो आगे आने वाला टॉपिक होता है आपका, वो है हीट इंजन। आपको हीट इंजन का वर्किंग नहीं बताना है, एग्जाम में अगर आता भी है तो आपको सिर्फ उसका न्यूमेरिकल आएगा। तो आपको हीट इंजन का क्या क्या होता है सिर्फ बेसिक ब्लॉक डायग्राम पता होना चाहिए। सबसे पहले हम यहां पर बनाते हैं जिसको बोलते हैं हॉट रिजर्वायर। एक एक का मतलब जरूर समझेंगे हम। देन नेक्स्ट ब्लॉक इज हीट इंजन। नेक्स्ट ब्लॉक इज कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हॉट रिजर्वायर क्या होता है? जहां से हीट इंजन यहां से हम एनर्जी लेने वाले हैं। तो हॉट रिजर्वायर क्या होता है? स्टोरेज होता है। जनरली ये वर्ड हम वाटर के लिए यूज करते हैं, वाटर रिजर्वायर, क्योंकि वही हमारे पास सबसे ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास हीट एनर्जी कहीं पे स्टोर है तो वो होती है, वो उसको बोलते हैं हॉट रिजर्वायर। तो यहां से QH नाम की हीट एनर्जी हम ले रहे हैं, QH या TH भी हम बोल सकते हैं इसको। वो किसे देंगे? हीट इंजन को। हीट इंजन को देने के बाद हीट इंजन क्या करेगा? वर्क करेगा। तो यहां पर हम दे देंगे वर्क डन। एक ब्लॉक बना रहे, इस ब्लॉक में हम लिख रहे हैं वर्क डन। तो वर्क डन कितना हो रहा है? W नाम का वर्क डन हो रहा है। लेकिन अभी हमने क्या कहा कि एनर्जी 100% कन्वर्ट नहीं होती वर्क डन में। तो बची हुई एनर्जी कहाँ जा रही? तो बची हुई एनर्जी जा रही है कोल्ड रिजर्वायर में। कोल्ड रिजर्वायर क्या है? जहां पे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होके यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। तो 100% एनर्जी का कन्वर्जन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। यही होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और हीट इंजन का वर्किंग। तो आपको इसको वर्किंग नहीं देना है, आपको सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है। अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? फ्रॉम फिगर। 2 मिनट लगेगा फॉर्मूला बनाने के लिए। चलिए सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं?
QH इज इक्वल टू W प्लस QC लिख सकते हैं। इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ द आउटपुट एनर्जी, तो आउटपुट एनर्जी में वर्क डन और QC है, तो यहाँ से W निकाल लीजिए। तो W इज इक्वल टू कितना मिला, QH माइनस QC। चलिए एक फॉर्मूला मिल गया। अब यहाँ पर बनाते हैं हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला। एफिशिएंसी क्या होती है, तो एफिशिएंसी इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी टू इनपुट एनर्जी। ठीक है, तो एफिशिएंसी को ईटा से इंडिकेट कर देंगे। आउटपुट जो आ रहा है वो कितना है, W, और इनपुट एनर्जी कितना हो रहा है, QH। तो आ गया व्हाट इज W, तो W इज इक्वल टू QH माइनस QC अपॉन QH। चलिए इसको सेपरेट कर दीजिए, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस QC बाय QH। और एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो एनर्जी के फॉर्म में चांसेस कम रहते, टेम्परेचर के फॉर्म में ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो 1 माइनस TC बाय TH, तो ज्यादातर चांस बनते हैं न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो आपको एफिशिएंसी दी रहेगी, मान लीजिए हायर का टेम्परेचर दिया रहेगा तो कोल्ड का टेम्परेचर पूछा जाएगा, या कोल्ड का टेम्परेचर दिया है, एफिशिएंसी आपको दी है तो हायर का टेम्परेचर पूछा जाएगा। तो ये जो भी है आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर पूछना है तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। चलिए सेम वे में नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू कराते हैं, दैट इज रेफ्रिजरेटर। अगेन रेफ्रिजरेटर का भी वर्किंग हमें एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ जैसे अभी के ब्लॉक डायग्राम थे वैसी ब्लॉक डायग्राम बनी है। क्या होगा यहाँ पर, हॉट रिजर्वायर, ये वाला ब्लॉक जो अभी हमने बनाए थे वो था हीट इंजन का, तो आप यहाँ पे लिखोगे रेफ्रिजरेटर। और ये वाला जो ब्लॉक था आपने बनाए थे इसे कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, यहां बनाए थे आपने वर्क डन, और सारे एरोस को अभी रिवर्स कर दीजिए तो आपका बन जाता है रेफ्रिजरेटर का डायग्राम। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखिए क्या किए थे, एरो ऐसे थे, इस बार एरो को चेंज कर देना है। ठीक है, ये W हो गया, ये QH हो गया, ये QC हो गया। ठीक है, QC नाम की हीट एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब की जाएगी। कौन एब्जॉर्ब करेगा, रेफ्रिजरेटर, उसके ऊपर वर्क डन होगा, और QH नाम की हीट एनर्जी को रिजेक्ट किया जाएगा। दैट इज द रीजन कि रेफ्रिजरेटर का जो बैक साइड होता है वहां पर हमेशा हमको गर्म फील होता है। गर्म क्यों हो रहा है, तो देखो हीट एनर्जी को वो रिजेक्ट करते जा रहा है। खैर आपको वर्किंग नहीं बताना है, आपको फॉर्मूला बताना है। तो यहां पर निकालते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेट करते K से, या तो इसको क्वालिटी फैक्टर भी बोला जाता है। तो देयरफॉर K इज इक्वल टू QC बाय W, तो दैट इज इक्वल टू QC और अपॉन W क्या होता है, तो QC माइनस QH, मॉड में लेना है, मतलब अगर माइनस में आता भी है देन कंसिडर इट एज अ प्लस, तो आपको उसको प्लस में ही कंसिडर करना है। एंड फॉर हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर K की वैल्यू कितनी होती है, 5। तो न्यूमेरिकल में भले ही ना पूछे लेकिन MCQs में यहाँ पर चांस बनते हैं कि घर में जो रेफ्रिजरेटर हम यूज़ करते हैं उसका क्वालिटी फैक्टर या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना होता है, तो वो होता है हमारा 5। तो ये बेसिक जो वैल्यूज़ है या ये जो बेसिक फॉर्मूले ये हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर में न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का टॉपिक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।